मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर खनन माफियाओं ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। खनन माफियाओं से जुड़े अपराधियों ने डीएसपी को डंपर से कुचल दिया। डीएसपी की मौके पर मौत हो गई। खनन माफिया का हौसला कितना बड़ा हुआ है, इस सनसनीखेज वारदात से अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की तैयारियां बता रही हैं कि इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। नवंबर दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके की तैयारी जम्मू कश्मीर में दिख रही है, उससे लगता है कि गुजरात हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। और यह पहला मौका होगा जब जम्मू से धारा 370 हटने के बाद 5 साल की सरकार बनेगी। इससे पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए बाय इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान की जीत पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दे रही है। शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मैं इमरान खान की पंजाब जीत को भी डिकोड करूंगा और इमरान खान की जीत के मायने क्या हैं, यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि पिछले 20 सीटों पर हुए चुनाव में से इमरान खान की पार्टी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह में एक डीएसपी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया। खनन माफियाओं के गुंडों ने डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। खनन माफियाओं का हौसला कितना ज्यादा बड़ा हुआ है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खाकी पर हमला करने से बाज नहीं आए। क्योंकि आज जो खबर सामने आई है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अवैध खनन होता है, किस तरीके से होता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपना काम करने के लिए गए थे, खनन को रोकने के लिए गए थे, लेकिन खनन माफियाओं के गुंडों ने डंपर से ही सुरेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या देश के दूसरे राज्य हो, बड़े पैमाने पर खनन का काम होता है। और ईमानदार अफसर ऐसी जगहों पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह ने जिस हौसले के साथ इन माफियाओं का सामना किया, बदले में उनको मौत मिली है। और अब हरियाणा की खट्टर सरकार इस पूरे मामले को लेकर खनन माफियाओं के खिलाफ लामबंद है। हरियाणा के नूह में खनन माफिया के खूनी खेल की खबर जैसे ही मीडिया में आई, पूरे देश में सनसनी फैल गई। फर्ज निभाने के लिए मौके पर पहुंचे डीएसपी सुरेंद्र सिंह को खनन माफिया ने डंपर से कुचल डाला।
डीएसपी की निर्मम हत्या से हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई, तो सरकार ने भी आरोपियों पर शिकंजा कसने में देर नहीं लगाई। शाम होते होते मेवात में ही डंपर चालक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने डंपर वाले को रोकने के लिए बोला तो डंपर वाले ने भागने की कोशिश की, तो पुलिस को मजबूरन फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की गोली से घायल बदमाश का नाम इक्कर बताया जा रहा है। देखिए, हमारा पुलिस, हरियाणा पुलिस बहुत सक्षम पुलिस फोर्स है। हमारा मोराल अप है। हमें दुख जरूर है कि हमारे एक बहुत ही बहादुर जो हमारे एक अफसर था, उनका हमें क्षति पहुंची है। हमें बहुत दुख है। हमारे उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और इसीलिए हमारा दुख का हमें इसी वजह से हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे जो क्रिमिनल्स हैं उनको जस्टिस तक हम लेकर आए, पर हमारा मोराल अप है। हरियाणा के मेवात इलाके में खनन माफिया के दुस्साहस से सरकार की किरकिरी होने लगी। विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया। अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। ये देखिए, डाडम में हुआ, मैं स्वयं गया था वहाँ। मैंने कहा जिस प्रकार से पहाड़ की खुदाई की गई है 90 डिग्री पर, और वहाँ कुछ आदमी मजदूर भी मरे, बड़े शर्म की बात थी, लेकिन वो वहीं की वहीं रुकी, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस प्रकार से एनजीटी ने कहा कि यमुना का रास्ता बदला गया, तो किसी न किसी की संरक्षण प्राप्त है इनको। विपक्ष के सवालों से सरकार परेशान तो हुई, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया कि डीएसपी के कातिलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर होने वाले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रिटायरमेंट से पहले ही वो खनन माफिया के खूनी खेल का शिकार हो जाएंगे। डीएसपी के मर्डर से परिजन गम में डूब गए हैं। सर, आप उनके भाई हैं, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बोला था आने के लिए, कब आएंगे? नहीं बोला नहीं, सुबह वैसे घरेलू बातें होती रहती थी। आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी जी। बाकी ऐसी को आने जाने भी, पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर बोले इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि दिक्कत होती है दूर छुट्टी की, अगली वीक देखूँगा। क्या पता भगवान को क्या मंजूर। रिटायरमेंट भी भाई साहब सर की नज़दीक थी। रिटायरमेंट इसी साल। जाने वाले को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम खट्टर ने ऐलान कर दिया है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। डीजी साहब से मैंने बात की है, तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है, जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा, और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है, तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सर उसको सहायता के लिए देंगे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या पर पूरा देश दुखी है। फर्ज निभाने वालों को डंपर से कुचल देना पूरे सिस्टम पर सवाल है। आखिर क्यों और कैसे खनन माफियाओं की हिमाकत इतनी हो जाती है कि वो खाकी को भी कुचलने से बाज नहीं आते? तमाम ऐसे सवाल हैं जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद उठ रहे हैं। क्या आम लोग और क्या नेता, हर कोई इन्हीं के सहारे खट्टर सरकार को घेरने में लग गया है। खट्टर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सीधे सीधे सरकार में बैठे सफेद पोशों अधिकारियों का गठजोड़ हरियाणा के माइनिंग माफिया से है। हमारी ये मांग है कि इस माइनिंग माफिया में हमारे एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
या सिटिंग जज से करवाई जाए। हरियाणा का मेवात इलाका खनन माफियाओं का गढ़ माना जाता है। राजस्थान से सटा होने के चलते यहां अवैध खनन का कारोबार खूब फलता फूलता है। खनन माफियाओं पर बड़े लोगों का हाथ होता है और इसी हाथ के सहारे वो अपने नापाक मंसूबे पूरे करते रहते हैं। मेवात के बारे में कहा जाता है कि वो अपराध का गढ़ है और अपराधियों के इस कुख्यात गढ़ में डीएसपी का सरेआम मर्डर कर दिया गया। डीएसपी के मर्डर का एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और अब पुलिस उसी से डीएसपी मर्डर का पूरा राज उगलवाने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। परिसीमन से पहले जम्मू कश्मीर का जो सियासी समीकरण कुछ और था, लेकिन परिसीमन के बाद जो सियासी समीकरण है वो पहले के मुकाबले पूरी तरीके से बदल गया है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से जो परिसीमन है वो बदला है। पहले जम्मू कश्मीर में लद्दाख को मिलाकर 87 विधानसभा सीटें होती थी, लेकिन इसमें से लद्दाख की सीटों को घटा दिया गया है। स्क्रीन पर लाइए। 87 सीटों में से जो 4 सीटें थी जम्मू कश्मीर के लद्दाख की, वो सीटें हटा दी गई थी और जम्मू कश्मीर लद्दाख मिले हुए थे, लेकिन दोनों अलग अलग हो गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से 4 सीटें घटा दी गई थी। विधानसभा की कुल सीटें 87 हुई हैं। ये परिसीमन के बाद का जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। साल 2019 में जो अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें सामने आई हैं। स्क्रीन पर लाइए वो भी तस्वीरें, ग्राफिक्स लाइए स्क्रीन पर, जिसमें 46 सीटें कश्मीर की हैं और जम्मू की 37 सीटें थी, यानी विधानसभा की 7 सीटें यहां पर बढ़ा दी गई थी। और कुल मिलाकर जो विधानसभा की 7 सीटें बढ़ी, वो सीटें हो गई 90। अब जम्मू कश्मीर में 43 सीटें थी, जैसे मैंने आपको बताया, कश्मीर की 47 सीटें। पीओके का अगर मैं जिक्र करूं तो 24 सीटें जुड़ने के बाद टोटल जो सीटें हो रही हैं वो 114 हो जाएंगी। ये एक तरीके का है। और परिसीमन में खास क्या था वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 7 सीटें और बढ़ गई हैं। जी हां, 6 जम्मू की और 1 सीट कश्मीर की है। 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की गई हैं। पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व की गई है और पीओके के विस्थापितों के शरणार्थियों के लिए भी रिजर्व किया गए हैं। इस तरीके से परिसीमन के बाद में जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। चूंकि परिसीमन के बाद अब सत्ता का फॉर्मूला भी थोड़ा सा बदल गया है। अब मुस्लिम बहुल कश्मीर और हिंदू बहुल जम्मू में टक्कर करीब करीब के बराबर हो गई है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करता हूं कि जो वहां की सियासत है वो किस तरीके से है। जैसे जम्मू की 43 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग है, यानी जो जम्मू है वो हिंदू बहुल इलाके माना जाता है, कश्मीर जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। और सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए। आधी आधी सीटें दोनों जगह बच गई हैं। जम्मू के कोटे से 43 सीटें आती हैं। इसके अलावा कश्मीर में 47 सीटें होती हैं और जादुई आंकड़ा 46 होता है। 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की गई हैं, यानी जम्मू की 44% आबादी करेगी 48% सीटों का। वहीं कश्मीर के 56% लोग करेंगे 52 सीटों के लिए मतदान। ये समीकरण है जम्मू कश्मीर के। और 55 सीटों पर मतदान भी कश्मीर के लोग करेंगे। ये सिनेरियो यहां का दिख रहा है। अगर ऐसे में जम्मू में जिस तरीके से मतदान होता है, कश्मीर में जिस तरीके से मतदान होता है, उससे साफ है कि वहां सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं जिस तरीके से नए परिसीमन हुए हैं। और इस परिसीमन के बाद से ये सबसे बड़ी बात यह है कि परिसीमन की जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों आजादी के इतने साल बाद इसको लागू किया गया, यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्क्रीन पर लाइए उसको।
किस तरीके से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में बना लोकसभा सीटों का जो परिसीमन केंद्र था वो इस बात को दिखाता है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले अलग अलग तरीकों से वहां पर कोशिश होती थी। लेकिन लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र करता था कि विधानसभा सीटों का परिसीमन राज्य सरकार जम्मू कश्मीर जो एक्ट है 1957 का, उसके तहत आर्टिकल 70 हटाए जाने के बाद ये कोशिश की गई है। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों का परिसीमन का अधिकार केंद्र के पास है इस समय। ये 370 हटने के बाद है और जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था और 95 के बाद विधानसभा की सीटें 76 से बढ़कर 87 कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर की 32 सीटों में से बढ़ाकर 37 सीटें हो गई हैं। इसके अलावा कश्मीर की जो सीटें थी वो भी बढ़ गई हैं, उसको भी स्क्रीन पर लाइए। 42 सीटें थी कश्मीर में, उसे बढ़ाकर 46 कर दिया गया है। और जम्मू जब पूरे देश में बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 2026 तक रोक लगी हुई है, तो फिर जम्मू कश्मीर के लिए अलग से परिसीमन क्यों हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर कई तरह के सवाल कश्मीरी नेता बार बार करते रहे हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अब चुनाव होने हैं उससे साफ है कि आने वाले वक्त की जो तस्वीर होगी वो बहुत अलग होगी। घाटी वर्सेस जम्मू, यानी कश्मीर वर्सेस जम्मू, यहां पर तस्वीरें बिल्कुल साफ देखी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव का इंतजार सभी राजनीतिक पार्टियों को है। चुनाव का इंतजार जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को है। जम्मू कश्मीर में चुनाव का इंतजार देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। विकास की मुख्यधारा से कश्मीर को जोड़ने की केंद्र सरकार की तमाम कोशिशें चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खुद नजर बनाए रखते हैं और पल पल का अपडेट भी वो लेते रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। वीवीपैट मशीन जम्मू कश्मीर पहुंचने लगी है। वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में वीवीपैट की मशीनें पहुंचनी शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों को देखते हुए चर्चा तेज होती जा रही है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो सकता है, जिसका इंतजार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे देश को है। बहुत संभावना है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि 14,500 वीवीपैट मशीनें तेलंगाना से जम्मू कश्मीर पहुंच गई हैं। इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने की शुरुआत कर दी गई है। नए वोटर को जोड़ने का काम शुरू होगा। अक्टूबर के आखिर तक वोटर लिस्ट संशोधन का काम पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। मतदान केंद्र फाइनल करने का काम भी अंतिम चरण में है। अगले महीने तक इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। 25 से 27 जुलाई को चुनाव के लिए अधिकारियों को ईवीएम की ट्रेनिंग दी जाएगी। घाटी के सभी 10 जिलों के उपायुक्त और भारत निर्वाचन आयोग का एक दल वर्कशॉप में भाग लेगा। महीने के आखिर में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर का चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग प्रारंभिक तैयारियों के बाद जल्द कर सकता है। जम्मू कश्मीर में नवंबर 2018 के बाद से विधानसभा नहीं है। पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के गिरने के बाद
तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी थी। तब से अब तक जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदल चुका है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है। इन बेहद खास बदलाव के बाद पहली बार सूबे में विधानसभा चुनाव होंगे। खास बात है कि चुनाव के बाद पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल के लिए होता था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का इंतजार वहां के स्थानीय राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा है। राज्य के 2 सबसे बड़े राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव में जाने का ऐलान कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अभी तक बारी बारी से सूबे की सत्ता में काबिज रहे, लेकिन बदली परिस्थितियों में सूबे की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष एक होकर सूबे को बीजेपी के प्रभाव से बाहर लाने की तैयारियों में जुटा है। इसी वजह से सभी विपक्षी दलों ने मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का गठन किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती दोनों की तरफ से साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की जा चुकी है। कोशिश यही है, तैयारी यही है, किसी भी तरह से अपनी खोई हुई गरिमा की बहाली, किसी भी तरह से सत्ता में वापसी। चुनाव में देरी इनके अंदर अनिश्चितता का भाव तो जगाता है, लेकिन तैयारी पूरी है। मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत नाइंसाफियां हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल जो है बड़ा डरावना है, खौफनाक है। तो उस वजह से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी एक मखमसे में है कि हम क्या करें, कैसे आगे चलें। इलेक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह बीजेपी यहाँ अपना कानून इस्तेमाल कर रही है, रोज़ नित नए कानून लाके जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है उनकी जो वजूद है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो हमारे जॉब्स हो, चाहे हमारे ज़मीनें हो, चाहे हमारे ज़राए हो, चाहे हमारा तशख़्ख़ुस हो, सबको मिटाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इलेक्शन करने में इनको हिचकिचाहट हो रही है। तो जब इलेक्शन होंगे तब देखा जाएगा। साल 2014 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से सूबे में राष्ट्रपति शासन लग गया था। उस वक्त कुल सीटें 87 थी। बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 12, पीडीपी ने 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। किसी भी पार्टी के पास 44 का जादुई आंकड़ा नहीं था, जिसकी वजह से सूबे की कमान राज्यपाल के हाथ में पहुंची। लेकिन करीब 3 महीने के बाद 1 मार्च 2015 को मुफ्ती मोहम्मद ने दूसरी बार भाजपा के समर्थन से सूबे की कमान संभाली थी। लेकिन 1 साल के भीतर ही मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन होने से सूबे में अस्थिरता का माहौल बन गया, जिसकी वजह से लगभग 3 महीने प्रदेश में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा रहा। फिर भाजपा के समर्थन से मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल 2016 को प्रदेश की सीएम बनी। लेकिन 2018 में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद 9 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। तब से जम्मू कश्मीर के कमान राज्यपाल और अब उपराज्यपाल के पास है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में तेज बदलाव का दौर जारी है। राज्य की सियासत में पकड़ बनाने के लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है। मौजूदा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक एक कर सारी केंद्र की योजनाओं का लाभ सूबे की जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं। तमाम तरह के विकास के दावे किए जा रहे हैं। बदली परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का हुआ।
दिसंबर 2020 में हुए डीडीसी चुनाव के नतीजे सूबे के सियासत में बदलाव का बड़ा संकेत देते हैं। डीडीसी चुनाव में जम्मू की 140 और कश्मीर की 140 कुल 280 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 7 दलों के गुपकार गठबंधन ने 280 में से 112 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं भाजपा 73 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद प्रदेश में यह पहला चुनाव हुआ था। डीडीसी चुनावों के परिणाम पर पूरे देश की नजर थी। इसमें गुपकार गठबंधन को लेकर जैसा आकलन था, नतीजे वैसे ही आए। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना भी बेहद खास रहा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा परिसीमन के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो या गुपकार गठबंधन, कश्मीरियों पर किसका जादू चल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए बाई इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने 20 सीटों पर हुए चुनाव में से 15 सीटों पर कब्जा कर लिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान खान की पार्टी जीत का बड़ा संदेश दे रही है। शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर जल्द चुनाव कराने का लगातार दबाव बना रहे हैं। 100 दिन पूरे हुए होंगे। इमरान खान के सियासी सितारे फिर से बुलंद होते नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से इमरान खान सत्ता में वापसी का दावा मजबूती से ठोकते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी उलटफेर के संकेत। इमरान खान की पार्टी को मिली पंजाब में जीत। खान की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल। आसान नहीं होने वाला शरीफ सरकार का आगे का सफर। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत दिखने लगे हैं। अप्रैल महीने में पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा। इमरान खान के सितारों को अस्त होते हुए दुनिया ने देखा। बड़े बेआबरू होकर पाकिस्तान की सत्ता से बाहर हुए थे इमरान खान। तब सबको यही लगा इमरान खान की लोकप्रियता खत्म हो गई है। इमरान खान के साथी सांसदों ने ही उनका साथ छोड़ दिया। नतीजतन समय से पहले इमरान खान को सत्ता से बाहर होना पड़ा। करीब 100 दिन में ही पाकिस्तान की सियासत का चक्कर घूमा। इमरान खान की किस्मत का सितारा एक बार फिर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सियासी तौर पर सबसे महत्वपूर्ण सूबे में हुए बाई इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। पंजाब के लोगों को, पंजाब के वोटर्स को और ख़ास तौर पे जो पंजाब की यूथ निकली है, नौजवान निकले हैं और उसके बाद जो ख्वातीन निकली हैं और जिस तादाद पे निकली हैं इस बाई इलेक्शन में वोट डालने के लिए, मैं आज आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं, आपको खैराज तहसीन भी पेश करता हूं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए बाई इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने 20 में से 15 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बेहद खास है। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ की ये जीत बेहद खास है क्योंकि इस चुनाव में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ की किस्मत दांव पर लगी थी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शरीफ हैं, जो इमरान की पार्टी पीटीआई के बागी विधायकों की बदौलत ही सत्ता में काबिज हुए। अब जो चुनाव के नतीजे आए हैं, तय है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे और पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हमजा शरीफ की सरकार गिर जाएगी। पंजाब की जीत से इमरान के हौसले बुलंद हो गए हैं।
तय है कि इसका असर केंद्र की शहबाज शरीफ सरकार पर भी देखने को मिलेगा। पहले से ही शहबाज शरीफ सरकार पर आक्रामक रहे इमरान खान ने अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इमरान खान का बयान आ चुका है, शरीफ सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब मुल्क को मुश्किलों से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द निष्पक्ष आम चुनाव कराए जाएं। हम अक्टूबर 2023 का इंतजार नहीं कर सकते। इमरान खान की इस जीत से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भी झटका लगा है। जनरल बाजवा के बारे में कहा जाता रहा है कि उनके इशारे पर इमरान खान को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। अब इमरान खान की लोकप्रियता का बढ़ता ग्राफ जनरल बाजवा की परेशानी बढ़ा सकता है। इमरान खान की जीत और भी कई बेहद खास सियासी संकेत दे रही है। इमरान खान हमेशा से शहबाज शरीफ सरकार को अमेरिका की मदद से बनी सरकार बताते रहे। पंजाब का चुनाव प्रचार हो या फिर शरीफ सरकार विरोधी कोई भी रैली, इमरान खान हमेशा अपना अमेरिका वाला राग अलापते रहे। ऐसा चीजें पता चलना शुरू होती है। पता ये चलता है कि इनके डिप्लोमैट्स, अमेरिका के डिप्लोमैट्स हमारे लोगों से मिल रहे हैं। चंद महीने पहले मेरे अपने दो आके, एक मेरा केपी का मिनिस्टर आतिफ खान, वो मुझे बताता है कि हमारी शंदाना हमारी एमएनए है, वो कहते जी हमें अमेरिकन एम्बेसी में बुला के उन्होंने बाकायदा कहा कि ये अदम एतमाद आने लगी है इमरान खान के ऊपर, और उनसे बड़ी लंबी, यानी चंद महीने पहले उनको पता था कि आ रही है अदम एतमाद। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो पूरा प्लान बना हुआ था, तो ये पूरी स्क्रिप्ट चल रही थी। पंजाब की जीत के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इमरान पाकिस्तान की जनता को समझाने में सफल रहे हैं कि उनके सत्ता से बाहर होने के पीछे अमेरिका का हाथ है। हालांकि खबर ऐसी भी है कि इमरान खान ने पिछले दिनों गुपचुप तरीके से अमेरिका से दोस्ती गांठने की कोशिश की, अपना दूत भेजकर अमेरिका को मनाने की कोशिश की। इमरान खान की इस जीत को पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से भी बेहद खास माना जा रहा है। चीन तो फिर भी छिप छिपाकर पाकिस्तान को मदद देता रहता है, लेकिन दूसरी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पाकिस्तान की मदद के लिए सामने नहीं आ रही है। ये बताता है कि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान से दूरी बनाए हुए है। पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से बेहतर नहीं है। किसी भी वक्त कुछ बड़ा श्रीलंका जैसा हो सकता है, किसी भी वक्त पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, किसी भी वक्त पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आ सकती है। इस बात की संभावना कई सारे अर्थशास्त्री जता चुके हैं। इतने दिनों में पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को मनाने की कोशिश कर रहा है। IMF से लोन की मांग कर रहा है, लेकिन IMF है कि मान ही नहीं रहा है। महीनों चली बातचीत के बाद भी IMF लोन देने को तैयार नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान 3 सालों में FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पर आतंकवादियों के पनाहगार होने का ठप्पा लगा हुआ है। इस वजह से भी पाकिस्तान की मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। अब जब एक बार फिर इमरान खान का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, इमरान खान सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश तेज कर रहे हैं। देखना होगा इस बदलते राजनीतिक हालात का पाकिस्तान के बिगड़ते आर्थिक हालात पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।